अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, TCN ब्रॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शाबिंदा फरजीन। नाजरीन, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ कब बनी, कैसे बनी और ये खुफिया एजेंसी रॉ काम करती कैसे है। नाजरीन, 1965 की जंग के दौरान इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान 22 दिन तक लड़ाई जारी रही, जो किसी वाज़ेह नतीजे के बगैर खत्म हो गई। अगरचे इंडिया को कुछ बरतरी हासिल थी, लेकिन इससे ये मालूम नहीं था कि पाकिस्तान के हथियार कितने रह गए हैं। बताया जाता है कि 22 सितंबर को जब जंग बंदी का ऐलान किया गया तो पाकिस्तान के पास तकरीबन तमाम हथियार खत्म हो चुके थे। इंडिया की खुफिया एजेंसी रॉ के साबिक सरबराह शंकरन नायर अपनी किताब इनसाइड IB एंड रॉ में लिखते हैं कि उस वक्त इंडियन फौज के सरबराह जनरल JN चौधरी ने वजीर दिफा यशवंत राव चौहान को बताया कि हम पाकिस्तान पर फैसला कुन कामयाबी इसलिए हासिल ना कर सके क्योंकि हमारे पास दुरुस्त मालूमात मौजूद नहीं थी। ये मालूमात इकट्ठी करने की जिम्मेदारी इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB के कमजोर और ना तजुर्बाकार एजेंटों को दी गई थी। इस बात पर होने वाली तनकीद के नतीजे में इंडिया ने एक नई खुफिया एजेंसी बनाने का फैसला किया, जिसका नाम रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ रखा गया। इस इदारे का काम बैरूनी मुल्क इंटेलिजेंस मालूमात इकट्ठी करना था ताकि मुस्तकबिल में बेहतर मनसूबाबंदी की जा सके। नाज़रीन, रॉ का कयाम 21 सितंबर 1968 को अमल में लाया गया और रमेश्वर नाथ काव को इस नई खुफिया एजेंसी का पहला सरबराह मुकर्रर किया गया, जबकि शंकरन नायर को इसका नायब बनाया गया। शुरू में 250 के करीब अफसरान और एहलकार इंटेलिजेंस ब्यूरो से मुंतकिल करके रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ में शामिल किए गए। फिर 1971 के बाद रमेश्वर नाथ काव ने मुल्क की यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में बराह रास्त नौजवानों को भर्ती करने की रिवायत डाली। इस भर्ती के तरीके की वजह से ऐसा हुआ कि बहुत से अफराद ने अपने रिश्तेदारों और जानने वालों को भी राह में शामिल कर लिया। इस बात को लेकर तंजीम को गैर रस्मी अंदाज में रिश्तेदारों और दोस्तों की भलाई की तंजीम कहकर मजाक उड़ाया जाने लगा, मगर 1973 के बाद ये तरीका तब्दील कर दिया गया। अब जो लोग बराह रास्त रॉ में शामिल होना चाहते थे, उन्हें सख्त मुकाबले और मुख्तलिफ अकसाम के इम्तिहानात से गुजरना पड़ता। सहाफ़ी और मुसन्निफ नितिन गोखे ने अपनी किताब रॉ एंड काव में लिखते हैं कि पहला मरहला एक ज़हनी आजमाइश पर मबनी इम्तिहान पर मुश्तमिल होता था। उम्मीदवारों को रात 3 बजे एक मुकाम पर बुलाया जाता, जहां सबसे पहले उनका एक ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट लिया जाता था। जो उस मरहले में कामयाब होते, उन्हें अगले दिन जॉइंट सेक्रेटरी के सामने इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता था। जे देव रनाडे 1973 में रॉ के लिए चुने गए थे और वो एडिशनल सेक्रेटरी के ओहदे से रिटायर हुए थे। उनका कहना है कि इंटरव्यू का दूसरा मरहला रॉ के सीनियर अफसरान NN संतूक और शंकरन नायर ने लिया। इसके बाद कामयाब उम्मीदवारों को 6 अफराद पर मुश्तमिल एक सिलेक्शन पैनल के सामने पेश होना पड़ा, जिसमें सेक्रेटरी खारजा, रॉ के सरबराह RN काव और एक माहिर नफ्सियात शामिल थे। रनाटे का इंटरव्यू तकरीबन 45 मिनट जारी रहा। तकरीबन 2 महीने बाद उन्हें मुतला किया गया कि वो रॉ के लिए मुंतखब हो चुके हैं। उनके साथ 3 और अफराद यानी प्रताप हिबेलकर, चक्र सिन्हा और भेदन राव को भी चुन लिया गया था। रॉ के साबिक स्पेशल सेक्रेटरी राणा बनर्जी बताते हैं कि 1985 और 1990 के दरमियान कुछ और अफराद भी इसी तर्ज पर भर्ती किए गए, जिसके नतीजे में स्पेशल सर्विस के नाम की एक शाख वजूद में आई, मगर कुछ नामालूम वजूहात की बिना पर यह सिलसिला आगे ना बढ़ सका। नाज़रीन, आज के दौर में रॉ में भर्ती का ज्यादातर अमल इंडियन पुलिस सर्विस यानी IPS के अफसरान के जरिए होता है, जबकि कुछ माहिरीन को कस्टम्स और इनकम टैक्स महकमों से माशी इंटेलिजेंस के लिए भी लिया जाता है। रॉ में भर्ती के इस तरीके पर खुद इदारे के अंदर से कुछ अफराद ने तनकीद भी की है। रॉ के साबिक सेक्रेटरी विक्रम सोद अपने किताब द इन एंडिंग गेम में लिखते हैं कि जब कोई अफसर पुलिस सर्विस में शामिल होता है तो उसकी उम्र तकरीबन 27 साल होती है। अगर वो 3 साल बाद रॉ में आता है तो उस वक्त उसकी उम्र 30 साल या उससे ज्यादा हो चुकी होती है। ऐसे वक्त में एक बिल्कुल नए शोबे में खुद को ढालना बहुत मुश्किल होता है। उस उम्र में वो ज्यादा खतरा भी नहीं ले सकता। विक्रम सोद का मजीद कहना है कि अब पुलिस अफसरान को इंटेलिजेंस के लिए मुंतखब करना इतना मौसर तरीका नहीं रहा। जासूसी एक ऐसा मैदान है जिसमें जुबानदानी, बातों से मालूमात निकालने की सलाहियत और मुख्तलिफ अकसाम की महारतें बहुत अहम होती हैं। पुलिस की तरबियत अहम तौर पर ऐसे हुनर फराहम नहीं करती। इनके मुताबिक आज के दौर में इंटेलिजेंस के अफसरान को मईशत, टेक्नोलॉजी, साइंसी मालूमात और आलमी स्ट्रेटेजिक मामलात का भी इल्म होना जरूरी है।
और ये सब कुछ आम तौर पर किसी पुलिस अफसर के पास नहीं होता। जो अफराद रॉ के लिए मुंतखब होते हैं उन्हें इंटेलिजेंस इकट्ठा करने की इब्तदाई तरबियत दी जाती है। इस तरबियत के बाद उन्हें फील्ड इंटेलिजेंस ब्यूरो में तैनात किया जाता है, जहाँ सख्त मौसम, खास तौर पर शदीद सर्दी में काम करने के तरीके सिखाए जाते हैं। उन्हें यह भी सिखाया जाता है कि खुफिया तरीके से दुश्मन के इलाके में कैसे दाखिल होना है, गिरफ्तारी से कैसे बचना है, सवालात के जवाबात कैसे देने हैं और नए ज़राए या राब्ते किस तरह बनाने हैं। मैदानी कार्रवाई पर भेजने से पहले उनको क्रॉव मगा की तरबियत दी जाती है, जो एक इस्राएली मार्शल आर्ट है। इसमें अपने दिफा के लिए गैर रिवायती तरीके सिखाए जाते हैं, जैसे आमने सामने की लड़ाई में फौरी रद्द अमल कैसे दिया जाए। साबिक अफसर राना हुनरजी के मुताबिक बैरून मुल्क मिशन पर रवानगी से कबल इन अफसरान को कुछ खास महारतें भी सिखाई जाती हैं जो इनके काम आती हैं। मिसाल के तौर पर एक वक्त था जब डेड लेटर बॉक्स का इस्तेमाल अहम था, यानी कोई पैगाम दरख्त के नीचे या किसी तयशुदा मकाम पर रख दिया जाता जहां से दूसरा एजेंट आकर उसे उठा लेता। इस अमल में निशान या खुफिया इशारे भी इस्तेमाल होते ताकि पैगाम महफूज तरीके से मुंतकिल हो सके। साथ ही खुफिया जुबान या कोड्स लिखने का फन भी सिखाया जाता है। अच्छा, दुनिया के ज्यादातर ममालिक दूसरे मुल्कों में वाक़े अपने सिफारत खानों को खुफिया सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल करते हैं। यही तरीका भारत भी अपनाता है। बैरून ममालिक मौजूद इंडियन सिफारत खानों में अक्सर रॉ के अफसरान तैनात होते हैं जो मुख्तलिफ शनाख्तों के साथ काम करते हैं। बाज़ औक़ात उन्हें फर्जी नामों के साथ दूसरे मुल्कों में भी भेजा जाता है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि उनके असल नाम सिविल सर्विसेज की सरकारी फहरिस्त में दर्ज होते हैं, इसलिए खुफिया शिनाख्त जरूरी होती है। सहाफ़ी हितेश यादव अपनी किताब रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कवर्ड ऑपरेशंस में लिखते हैं कि एक मरतबा रॉ के एक अफसर विक्रम सिंह को विशाल पंडित के नाम से मॉस्को भेजा गया। न सिर्फ उनकी शिनाख्त बदली गई बल्कि उनके खानदान के अफराद को भी अपनी पहचान और जगह तब्दील करना पड़ी। गैर मुल्की तैनाती के दौरान अगर किसी अफसर के यहाँ बच्चा पैदा होता तो उसकी शिनाख्त भी फर्जी रखी जाती, जो फिर जिंदगी भर उसी नाम के साथ जुड़ी रहती। रॉ के साबिक सरबराह अमरजीत सिंह दुलत एक दिलचस्प वाकया बयान करते हैं। वो कहते हैं कि उनकी मुलाकात बैरून मुल्क एक कश्मीरी शख्स हाशिम कुरैशी से हुई जो भारत का पहला तैयारा अगवा करने वाला था। जब उन दोनों ने मुसाफा किया तो दुलत ने अपना नाम बताया। हाशिम कुरैशी ने मुस्कुरा कर कहा, अच्छा लेकिन बराए करम अपना असली नाम तो बताएं। दुलत ने हंसते हुए जवाब दिया, यही मेरा असल नाम है और कहाँ से लाऊंगा कोई और। बाद में हाशिम ने कहा, तुम वाहिद शख्स हो जिसने वाकई अपना असल नाम बताया था। नाज़रीन, इस काम की नोयत ऐसी है कि शिनाख्त ज़ाहिर होने या पहचाने जाने का खदशा हमेशा मौजूद रहता है। तजुर्बाकार खुफिया एजेंट्स अक्सर थोड़े ही अरसे में दूसरों की नजर में आ जाते हैं। साबिक अफसर राना बनर्जी के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक गैर तहरीरी समझौता मौजूद है, जिसके तहत अगर कोई इंटेलिजेंस अफसर दूसरे मुल्क में भेजा जाए तो उसकी मालूमात पहले उस मुल्क के हुकाम को फराहम की जाती है। मकसद ये होता है कि एक हद से आगे ना बढ़ा जाए और एक दूसरे के साथ बदसलूकी ना हो। अगर कोई अफसर जरूरत से ज्यादा मुतहरिक हो जाए तो उससे खामोशी से वापस बुला लिया जाता है। राना बनर्जी कहते हैं कि इस पेशे में नौकरी खत्म होने का खौफ हर वक्त साथ रहता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई अफसर 3 साल के लिए बैरून मुल्क तैनात हो जाए और बच्चों की पढ़ाई वगैरह का बंदोबस्त भी कर ले, फिर अचानक 6 माह बाद उसे फौरी वापसी का हुक्म मिले, तो ये सूरत हाल ना सिर्फ मुश्किल बल्कि जहनी दबाव का बायस भी बन जाती है। अच्छा नाज़रीन, रॉ और ISI का मवाजना अक्सर किया जाता है क्योंकि दोनों अपने मुल्कों की बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं। रॉ भारत की और ISI पाकिस्तान की है। रॉ के साबिक सरबराह विक्रम सूद अपनी किताब द एंडिंग गेम में लिखते हैं कि अगर दोनों का तकाबली जायजा लिया जाए तो रॉ के पास ना किसी को गिरफ्तार करने का इख्तियार है, ना ही ये कि आधी रात को छापे मारती है, और ना ही ये अपने मुल्क के अंदर जासूसी करती है, लेकिन ISI ये सब काम करती है। रॉ बराह रास्त भारत के वजीर आजम को जवाबदेह होती है, जबकि ISI कागजी तौर पर वजीर आजम को रिपोर्ट करती है, लेकिन असल में ये फौजी क़यादत यानी आर्मी चीफ को जवाबदेह होती है। ISI की बुनियाद 1948 में रखी गई थी। उस वक्त एक ऑस्ट्रेलियन निजात बरतानवी फौजी अफसर मेजर जनरल वॉल्टर जोसेफ ने इस एजेंसी का खाका तैयार किया था। इस लिहाज से ISI की तारीख रॉ से कहीं पुरानी है क्योंकि रॉ का क़याम 1968 में अमल में आया था। रॉ के एक और साबिक सरबराह AS दुलत के मुताबिक ISI के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल असद दुरानी कहा करते थे कि तुम्हारे रॉ वाले हमसे ज्यादा चालाक हैं।
हमारे यहाँ ज्यादातर लोग फौजी पस मंजर से होते हैं, इसलिए बहुत शोर करते हैं, जबकि राव वाले खामोशी से काम निकाल लेते हैं। राव के साबिक सरबराह एएस दुलत एक वाकया याद करते हुए कहते हैं कि मैं ये भी समझता हूँ कि हम आईएसआई से किस तरह कम नहीं। जब मैं पाकिस्तान गया तो वहाँ भी मुझसे यही सवाल पूछा गया। उन्होंने जवाब दिया, अगर असद दुरानी साहब कहते हैं कि हम बेहतर हैं तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन मैंने ये भी कहा कि आईएसआई वाकई एक बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी है। काश मैं भी इतनी बड़ी तंजीम का सरबराह होता। ये जुमला ना सिर्फ दुलत के मज़ाहिया अंदाज को जाहिर करता है, बल्कि दोनों एजेंसियों के हजम और दायरे कार का फर्क भी वाज़ेह करता है। रा और आईएसआई के दरमियान चालाकी, निगरानी और जवाबी चालों की कई कहानियां मशहूर हैं। साबिक अफसर राना बनर्जी बताते हैं कि वो 1984 से 1988 तक पाकिस्तान में तैनात रहे। उनके मुताबिक आईएसआई के लोग हर वक्त हमारी निगरानी करते थे, वो हमारे घर के सामने बैठे रहते थे। उनकी ड्यूटी सुबह 7:30 बजे से शाम 8 बजे तक चलती रहती थी। वो मजीद याद करते हुए कहते हैं कि हमें तरबियत दी गई थी कि निगरानी के दौरान कहाँ कहाँ खला हो सकता है और उसी खला से फायदा उठाकर कैसे बच निकलना है। एक बार जब वो मेरा पीछा कर रहे थे तो मैंने रास्ता बदल लिया और गाड़ी को एक तरफ रोक दिया। जब उस एहलकार ने देखा कि मेरी गाड़ी कहीं नजर नहीं आ रही तो उसने अपनी गाड़ी मेरे घर की तरफ मोड़ दी, लेकिन मैं वहां नहीं था। बाद में जब मैं वापस आया तो उसने मुझे अपनी गाड़ी में आते देखा। मैंने उसे छेड़ने के लिए हाथ हिलाया और वो जोर से हंस पड़ा। यह वाकया दोनों एजेंसियों के दरमियान जारी नफ्सियाती खेल और एहतराम पर मबनी मुकाबले को बखूबी जाहिर करता है। रा के साबिक सरबराह सनकरन नायर अपने खुद नशोत में एक दिलचस्प वाकया बयान करते हैं। वो लिखते हैं कि 1960 और 70 की दहाइयों में खान अब्दुल गफ्फार खान के बेटे वली खान जिलावतनी में लंदन में मुकीम थे। उस वक्त वो जुल्फिकार अली भुट्टो के सख्त मुखालिफ थे, जो पाकिस्तान के नए वजीर आजम बने थे। वली खान चाहते थे कि इंदिरा गांधी से सियासी और इखलाकी हिमायत हासिल करें। नायर को हिदायत दी गई कि वो उनसे मुलाकात करें। ये मुलाकात किसी तीसरे मुल्क में होनी थी, क्योंकि लंदन में पाकिस्तानी सिफारत खाना वली खान की सरगर्मियों पर नजर रखे हुए था। नायर पहले लंदन पहुंचे और फिर वहां से डेनमार्क के दारुल हुकूमत कोपनहेगन रवाना हुए। वो लिखते हैं कि मैं होटल में नाश्ता कर रहा था कि पीछे वाली मेज से कुछ लोगों को उर्दू बोलते हुए सुना। उस वक्त मुझे शक हुआ कि ये आईएसआई के एहलकार हो सकते हैं। ये शक उस वक्त यकीन में बदल गया जब वो लोग नाश्ता अधूरा छोड़कर होटल की राहदारियों में वली खान और नायर को तलाश करने लगे। ये वाकया उस दौर की खुफिया एजेंसियों के दरमियान जारी सर्द जंग की एक वाज़ेह मिसाल था। सनकरन नायर ने जैसे ही खतरा महसूस किया, फौरी तौर पर वली खान से मुलाकात की जगह तब्दील कर दी ताकि आईएसआई की निगरानी से बचा जा सके। मुलाकात के दौरान नायर ने वली खान को उनकी पसंदीदा मिठाई सी दास के रसगुल्लों का एक टिन तोहफे में दिया, जिस पर वो बहुत खुश हुए। मुलाकात कामयाब रही और भारत वापस पहुंचने पर नायर ने वली खान का पैगाम वजीर आजम इंदिरा गांधी तक पहुंचा दिया। ये वाकया न सिर्फ सिफारती चालाकी की मिसाल है, बल्कि राह की खामोशी लेकिन मुअस्सर सरगर्मियों की एक झलक भी पेश करता है। पाकिस्तान में तैनात राह के अफसरान के फोन अक्सर निगरानी में रहते थे और हर गुफ्तगू पर नजर रखी जाती थी। राना बनर्जी एक दिलचस्प वाकया सुनाते हैं। वो कहते हैं कि इस्लामाबाद में उनका एक वेटर था जो एंग्लो इंडियन ईसाई था। उनकी एक खास आदत थी, जब भी किसी को शराब पेश करनी होती वो खुद पहले उसमें से चंद घूंट ले लेता। बनर्जी बताते हैं, हम उसे समझाते थे कि पार्टी के बाद तुम्हें अलग से एक मशरूब दे देंगे जो तुम घर ले जा सकते हो, लेकिन वो कभी नहीं मानता था। इसी रवैये की वजह से बनर्जी ने उस पर नजर रखी हुई थी। एक दिन उन्होंने देखा कि वो वेटर अजीब तरीके से खड़ा है और मेज के नीचे अपने पांव से कुछ सरका रहा है। जब गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वो एक छोटे से आले को, जो माचिस की डिबिया जैसी लग रहा था, फर्श पर लगा रहा है। दरअसल वो एक हियरिंग डिवाइस यानी खुफिया सुनने वाला आला था। बनर्जी ने फौरन उस डिवाइस को बंद करके एक तरफ रख दिया और पार्टी उसी तरह जारी रही जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगले दिन भारतीय सिफारत खाने ने इस वाक़े की बाकायदा शिकायत पाकिस्तान की वजारत खारजा को कर दी। नाज़रीन, 1999 में कंधार हाईजैक के बाद राह की बदनामी में इजाफा हुआ जब इंडिया को 3 खतरनाक इंतहा पसंदों को रिहा करना पड़ा। इस वाक़े में राह के सरबराह एनएस दुलत ने मसूद अजहर और मुश्ताक अहमद जरगर को अपने तैयारे में श्रीनगर से दिल्ली लाया, जहां से वजीर खारजा जसवंत सिंह उन्हें कंधार ले गए। ये भी तनकीद का शिकार हुआ कि IC-814 तैयारे को अमृतसर से लाहौर तक परवाज की इजाजत दी गई, जिस पर सवालात उठाए गए कि ऐसा क्यों हुआ। दुनिया के दीगर इंटेलिजेंस एजेंसियों के बरखिलाफ राह के जासूसों पर कभी कोई तमगा या एजाज नहीं डाला गया। यतेश यादव अपनी किताब
را ہسٹری آف کورڈ آپریشن میں لکھتے ہیں کہ کارگل جنگ کے بعد وہ لوگ جنہوں نے اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو اس جنگ میں کھو دیا تھا خاموش کھڑے رہے۔ اس بیان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ را کے اہلکاروں کی قربانیاں کبھی عوامی سطح پر تسلیم نہیں کی گئی اور ان کا کام اکثر چھپے ہوئے رہا۔ رحمان نامی ایک جاسوس نے را کے اعلیٰ حکام سے یہ تجویز دی کہ وہ ملک کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے والے اہلکاروں کی قربانیوں کو عوامی سطح پر تسلیم کریں۔ یہ تجویز جب اس وقت کے قومی سلامتی کے مشیر اور وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری برجیش مشرا کے پاس پہنچی تو انہوں نے اس کی مخالفت کی۔ یتیش یادو اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح یہ خبر وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی تک پہنچ گئی۔ را کے ان 18 افسران کے نام اور ان کے کارنامے کارگل جنگ میں پڑھے گئے اور وزیر اعظم کی رہائش گاہ کے ایک بند ہال میں ان کی قربانیوں کا اعتراف کیا گیا۔ یہ واقعہ را کی تاریخ میں پہلی بار نہیں ہوا جب ان جنگجوؤں کو خصوصی تمغوں سے نوازا گیا۔ وزیر اعظم واجپئی نے ان اعلیٰ عہدیداروں سے مصافحہ کیا اور ان کے گمنام ہیروز کی قربانی پر شکریہ ادا کیا۔ تاہم اس تقریب کا کوئی ریکارڈ نہیں رکھا گیا اور نہ ہی اس کی تفصیلات اگلے دن کے اخبارات میں شائع ہوئیں۔ یہ واقعہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ را کے افسران کی قربانیوں کو کبھی مکمل طور پر تسلیم نہیں کیا گیا اور ان کی خدمات اکثر پردے کے پیچھے ہی رہتی ہیں۔ ناظرین، آپ کا را اور ISI سے متعلق کیا خیال ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی ایجنسی زیادہ بہتر طریقے سے اپنے فرائض انجام دیتی ہے؟ اپنی قیمتی رائے ہمیں نیچے کامنٹس میں ضرور دیجیے اور اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ہمیں فالو کریں سوشل میڈیا پر اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ گاؤں نیوز، ہر لمحہ ہر خبر آپ کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے گاؤں نیوز، نیوز دیٹ میٹرز۔